चलो, तो लास्ट क्लास में अपन ने देखा था, थोड़ा सा रिकैप कर लेते हैं। हेलो अरेन्स की प्रॉपर्टी देख रहे थे, है ना। हेलो अरेन्स की प्रॉपर्टी, टोटल 3 प्रॉपर्टी, 2 प्रॉपर्टी अपन लास्ट क्लास में देख लिए थे। फर्स्ट वाज इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। इलेक्ट्रोफिलिक यानी कि इलेक्ट्रॉन लवर एक पॉजिटिवली चार्ज स्पीशीज। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन ये देखा था हमने, और मैंने बताया था कि ये रिएक्शन आपके किसी भी एरोमेटिक कंपाउंड का एक कैरेक्टरिस्टिक रिएक्शन, कैसा भी एरोमेटिक कंपाउंड हो वो ये रिएक्शन शो करेगा। ठीक है, इसमें हमने देखा था बिकॉज ऑफ हैलोजन अटैच्ड, because of halogen attached, the incoming electrophile will be directed towards ortho and para position. तो based on this हमने halogenation देखा था, हमने सल्फोनेशन देखा। halogenation in the presence of anhydrous AlCl3, sulfonation in the presence of H2SO4, nitration in the presence of HNO3 and H2SO4, Friedel-Crafts reaction, acylation, alkylation in the presence of anhydrous AlCl3। ये देखे थे इसके अंदर 5 टाइप के रिएक्शन। और सेकेंड प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी रिएक्शन विद मेटल। जैसे अपन ने हेलो एल्केन्स पे प्रॉपर्टी पढ़ा था रिएक्शन विद मेटल, वैसे इसका भी रिएक्शन विद मेटल है, रिएक्शन विद मेटल। ठीक है, तो इसमें हमने पढ़ा था एक गुड्स फिटिंग, याद आ रहा है, एक बार रिवाइज करके आया पूरा 15 मिनट। ठीक है, एक गुड्स फिटिंग था और एक सिंपल फिटिंग था, और एक वुड्स हम पहले ही पढ़ चुके हैं। वुड्स किससे डील कर रहा था, अल्किल हालाइड, और अल्किल हालाइड का रिएक्शन विद सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। वुड्स जब फिटिक के साथ मिला तो एक अल्किल हालाइड और एक अरिल हालाइड। ठीक है, तो मतलब आपको एक एल्किल अरिल टाइप का कंपाउंड मिलेगा। और फिटिक अरिल अरिल डाइफिनिल बनाए थे अपन। वी हैव टेकन फ्लोरोबेंजीन, 2 molecules of फ्लोरोबेंजीन इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम ड्राई ईथर, और सोडियम और Cl निकल गया था और दोनों फिनिल ग्रुप आपस में जुड़ गए थे, तो क्या बना था, डाइफिनिल। राइट, यहां तक देखे थे। और अब इसका थर्ड रिएक्शन देखने वाले, दैट इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जो कि आपके हेलो एल्केन्स बहुत आसानी से शो कर रहे थे। वी हैव स्टडीड 2 मैकेनिज्म, SN1 एंड SN2, याद है। बट यहाँ पे ऐसा 2 मैकेनिज्म नहीं पढ़ेंगे। इनफैक्ट योर हेलोअरीन्स आर लेस रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। उसके 3-4 रीजंस मैंने लास्ट क्लास में बताए थे। आज वहीं से स्टार्ट करते हैं अपन। चलो स्टार्ट करना, हेड डाल लो, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन डाल देते हैं, रेडी है ना। ठीक है, उसका आगे कंटिन्यू करते हैं। लिखेगा अरिल हालाइड्स, अरिल हालाइड्स यानी कि एरोमेटिक हालाइड्स, अरिल हालाइड्स से बचता है कुछ, इसलिए यहाँ बेटा तो यहाँ से आ रहा है। क्या बच रहा है, क्या है नोटिफिकेशन। Aryl halides are extremely less reactive, are extremely less reactive towards nucleophilic substitution reaction, towards nucleophilic substitution reaction, towards nucleophilic substitution reaction, due to the following reasons, due to the following reasons। पहले हम लिख लेते हैं कि ये लेस रिएक्टिव क्यों है। ठीक है, फिर हम रिएक्शन कराने की कोशिश करेंगे। लेस रिएक्टिव है, मैंने नॉट रिएक्टिव तो नहीं लिखा, हमने लिखा है लेस रिएक्टिव, मतलब ये भी इनकमिंग न्यूक्लियोफाइल को बैठाएंगे और जो पहले से एक न्यूक्लियोफाइल है उसको हटाएंगे, बट ऐसा करने में थोड़ा ये कम रिएक्टिव। ठीक है, तो फर्स्ट रीजन लिखना रेजोनेंस इफेक्ट। फर्स्ट रीजन इज रेजोनेंस इफेक्ट, रेजोनेंस इफेक्ट। ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट का आपको पता है, बिकॉज हैलोजन ग्रुप इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा रिंग को, उसके कारण पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर होगा, तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना मुश्किल होगा इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। हेलो एल्केन में क्या था, ये हेलो एल्केन था, देखो RX,
RX क्या होता है? हेलो एल्केन, एल्केन हेलो, हेलोजन है ना X, और ये एल्केन। और ARX क्या होता है? हेलो अरीन, ये हेलो अल्केन है या ये हेलो अरीन, हाँ एरोमेटिक, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है ना, कुछ समय के लिए इधर, अभी आपको भले सिंगल बॉन्ड दिख रही है, बट इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जब आप बनाओगे तो यू विल फाइंड कि कुछ स्ट्रक्चर्स में ना एरोमेटिक रिंग यानी बेंजीन रिंग और हैलोजन के बीच में डबल बॉन्ड। उस दिन हमने देखा था ना, वी हैव ड्रॉन रेजोनेंस स्ट्रक्चर राइट, क्लोरीन के बनाए थे, वहां हम इसलिए बनाए थे जस्ट टू शो कि इनकमिंग इलेक्ट्रोफाइल को ऑर्थो और पैरा में जाना है। क्यों जाना है? तो वहां नेगेटिव साइंस है, इसलिए अपन बनाए थे। वही सेम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर यहां भी बना सकते हैं अपन, दिखाने के लिए। क्या दिखाने के लिए? कि देयर आर डबल बॉन्ड्स बिटवीन कार्बन एंड हैलोजन। समझ में आ रहा है? जबकि इस टाइप की डबल बॉन्ड आपको हेलो अल्केन में नहीं मिलेगी। हेलो अल्केन्स में halogen are bonded to carbon by single bond only, but in haloarenes, in some resonating structures, halogens is bonded to carbon by double bond. तो डबल बॉन्ड को ब्रेक करना थोड़ा सा मुश्किल है इन कंपैरिजन टू सिंगल बॉन्ड। इसलिए RX यानी कि हेलो अल्केन्स are more reactive towards nucleophilic substitution reaction in comparison to haloarenes. ये पहला रीजन है, समझ रहे? तो वापस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे, पर दो लाइन लिख के बता देते कि ऐसा क्यों, ठीक है, रेजोनेंस इफेक्ट के कारण क्या होगा। एक लाइन इसमें, इन हेलोअरीन्स, इन हेलोअरीन्स, इन हेलोअरीन्स इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑफ हैलोजन, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन, कुछ लोन पेयर्स हैं हैलोजन के पास, इलेक्ट्रॉन पेयर्स ऑन हैलोजन are in conjugation with, are in conjugation with, conjugation का मतलब मैंने उस दिन भी बताया था, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड्स, इसको अपन कॉन्जुगेटिंग स्ट्रक्चर बोलते हैं। बेंजीन इज द बेस्ट एग्जांपल। हाँ क्या? हाँ, सिग्मा, सिग्मा और सिग्मा पाई। तो इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन एटम आर इन कॉन्जुगेशन with pi electrons of the ring, pi electrons of the ring। देखो अगर ये Cl नहीं होता ना, अगर ये Cl नहीं होता तो पहले से भी बेंजीन के पास अपना कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड, अल्टरनेट डबल एंड सिंगल बॉन्ड। समझ में आ रहा है? क्लोरीन लग गया तो अब क्या हो रहा है, इस पाई इलेक्ट्रॉन का कॉन्जुगेशन इनके लोन पेयर के साथ हो रहा है। पाई इलेक्ट्रॉन है, फिर एक सिंगल बॉन्ड, फिर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन। समझ रहे? तो इसमें बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रॉन पेयर ऑन हैलोजन इज इन कॉन्जुगेशन विद पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग। समझ रहे हैं? डबल बॉन्ड मतलब पाई इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि पाई इलेक्ट्रॉन्स ही तो आपके पाई बॉन्ड बनाते हैं ना। जो इलेक्ट्रॉन्स आपके साइड वाइज बॉन्डिंग कर रहे हैं उनको अपन कह रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन्स, और उनके कारण ही पाई बॉन्ड बनती है। याद है आप लोगों को पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड? सिग्मा बॉन्ड हेड ऑन ओवरलैपिंग से बनता है। अगर ये दोनों ऑर्बिटल का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, इन दोनों का हेड ऑन ओवरलैपिंग हो रहा है, तो इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा बॉन्ड। और वहीं अगर इनका साइडवेज ओवरलैपिंग होता है, लाइक दिस, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ये एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, इनके बीच में अगर साइडवाइज ओवरलैपिंग होता है तो इट रिजल्ट्स इन पाई बॉन्ड। ठीक है? अकेली पाई बॉन्ड वीक है, बट क्योंकि पाई बॉन्ड बनने से पहले सिग्मा बॉन्ड बनती है, पाई बॉन्ड अकेले नहीं बन सकती। पाई बॉन्ड बन रही है मतलब ऑलरेडी सिग्मा बॉन्ड है, इसलिए ओवरऑल डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाती है। वरना अगर आप पाई इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे या पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो वो अकेली तो अपने आप में वीक है, ठीक है। बट सिग्मा के साथ जब वो एक साथ कॉम्बिनेशन में आ जाती है, क्लब बना लेती है, तब वो टोटल मिलकर डबल बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्ड हो जाती है, ठीक है। तो पाई इलेक्ट्रॉन्स ऑफ द रिंग, फुल स्टॉप। As a result, as a result, as a result, as a result, C bond Cl, bond लिखना मत, bond बनाना ऐसे। As a result, C bond Cl
acquires a partial double bond character. Acquires a partial double bond character. Acquires a partial double bond character. ठीक है, which makes its cleavage difficult. Cleavage मतलब breaking. Which makes its cleavage difficult. Which makes its cleavage difficult. ठीक है, hence they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. Hence they are less reactive towards nucleophilic substitution reaction. ठीक है, सानिया समझ में आ रहा है? Yes, sir. ये पहला रीजन हुआ. ठीक है, सेकेंड रीजन लिखना, डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन. Difference in hybridization of carbon atom. Difference in hybridization of carbon atom in C bond X. In C bond X. X मतलब हाइड्रोजन. हेलो एल्केन में ये हाइड्रोजन एक sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच रहता है और हेलो अरीन्स में ये हाइड्रोजन एक sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन के साथ अटैच रहता है. समझ लो डिफरेंस. डिफरेंस इन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ अ कार्बन इन हेलो एल्केन्स एंड हेलो अरीन्स. हाइब्रिडाइजेशन समझते हैं ना, क्या होता है हाइब्रिडाइजेशन? हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हाइब्रिडाइजेशन? अयंक आपका टर्म. एस और पी ऑर्बिटल्स जब जुड़ जाते हैं, एस और पी ऑर्बिटल्स ऑर्बिटल्स जब जुड़ जाते हैं उनके, तो क्या होता है? जो इमेजिनरी होते हैं. देखो क्या होता है ना, एस का ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है स्फीयर, है ना. पी ऑर्बिटल का शेप ऐसा होता है डम्बल. ऐसे तीन और होते हैं ना, तो दो और होते हैं. ये अगर आपका जेड एक्सिस के अलोंग है तो एक आपका वाई एक्सिस के अलोंग होगा, है ना, और एक आपका एक्स एक्सिस के अलोंग होगा. ऐसे तीन ऑर्बिटल बनते हैं, पी एक्स, पी वाई, पी जेड. एस तो एक ही होगा, आप इसको कैसे भी घुमा लो, एक ही ऑर्बिटल होता है इसका. पी के पास तीन ऑर्बिटल होते हैं और डी के पास 5. उसके 5 अलग ऑर्बिटल अलग अलग शेप के बनते हैं. क्या होता है ना, इनकी एनर्जी भी अलग अलग होती है. एस की एनर्जी अलग होगी और पी की एनर्जी अलग होगी. इन तीनों के आपस में एनर्जी सेम होगी. इनको हम डीजेनरेट ऑर्बिटल्स बोलते हैं. क्या बोलते हैं? डीजेनरेट ऑर्बिटल्स. दीज आर द ऑर्बिटल्स जिनकी एनर्जी सेम होती है और वो एक ही सबशेल के होंगे तभी एनर्जी सेम होगी. एक ही सबशेल मतलब ऑल बिलोंग टू पी सबशेल. सबशेल समझते हैं ना, एक ऑर्बिट होता है या एक शेल होता है और उसके अंदर की चीज को अपन सबशेल बोलते हैं. मतलब शेल्स आर डिवाइडेड इनटू सबशेल्स. अगर n इज इक्वल्स टू 1 मैं फर्स्ट शेल की बात कर रहा हूं तो वो एक ही सबशेल होता है उसका s. बट n इज इक्वल्स टू 2 के पास दो सबशेल होते हैं s और p. n इज इक्वल्स टू 3 के पास तीन सबशेल होते हैं s, p और d. और n इज इक्वल्स टू 4 के पास चार सबशेल होते हैं s, p, d एंड f. समझ में आ रहा है? और हर सबशेल्स के पास अपने नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स होते हैं. s के पास एक ही ऑर्बिटल होता है, p के पास 3 ऑर्बिटल होते हैं, d के पास 5 और f के पास 7. तो ये ऑर्बिटल्स की एनर्जी अलग अलग होती है. s की सबसे कम होती है, फिर p की ज्यादा होती है, उससे ज्यादा d की होती है, उससे ज्यादा f की होती है. तो क्या होता है ना, हाइब्रिडाइजेशन करके हम क्या करते हैं, एक s और एक p को अगर मैं मिक्स कर दूं तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे. क्योंकि मैं दो ऑर्बिटल को मिक्स कर रहा हूं तो दो नए ऑर्बिटल बनेंगे ना. वो दो नए ऑर्बिटल का शेप भी सेम होगा और उनका एनर्जी भी सेम होता है. तो बेसिकली हाइब्रिडाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें सेम एनर्जी और सेम शेप के ऑर्बिटल्स मिल पाए.
By combining this S and P, I will get two orbital. ये रहा पहला ऑर्बिटल और ये रहा दूसरा ऑर्बिटल, दोनों एक जैसे शेप में, ऐसे शेप में एक जैसे हैं। एक छोटा लोब है, एक बड़ा लोब, एक छोटा पत्ती एक बड़ा पत्ती है, एक छोटा पत्ती एक बड़ा पत्ती, पत्ती नहीं है पर ना, लोब बोलते हैं अपन इसको, ठीक है। तो ये आपके दो sp ऑर्बिटल्स हो गए, टू sp हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। समझ में आ रहा है क्या? अब ऐसे ही अगर एक s और दो p मिल जाए तो ये तीन टाइप के नए ऑर्बिटल बनाएंगे, पर तीनों एक जैसे एनर्जी के होंगे और तीनों एक जैसे शेप के होंगे, और वो होते हैं आपके ऐसे, वो भी दिखने में ऐसे दिखेंगे, बट दे विल ओरिएंट themselves in this geometry. They have oriented themselves into linear geometry. They have oriented themselves into triangular planar. हाँ, इसलिए शेप्स आते हैं। मतलब ऑर्बिटल्स कंबाइन होने के बाद आपस में एक ओरिएंटेशन ले लेते हैं, उसी को हम उसका शेप बोलते हैं। रिपेल होंगे, एक हद तक रिपेल होंगे, और रिपेल होने के बाद दे टेक अ शेप। ऐसे ही अगर मैं sp3 तीनों ले लूं, एक s और तीनों p, तो चार नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको अपन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बोलेंगे, एंड दे विल फॉर्म अ टेट्राहेड्रल। एंगल भी सब में अलग अलग होते हैं ना, यहाँ पे दो ऑर्बिटल के बीच का एंगल 180 है, यहाँ पे दो का बीच का एंगल 120 है, और टेट्राहेड्रल में 109 डिग्री होता है। एग्जैक्ट बोले तो 109.5 डिग्री या 43 मिनट ऐसा कुछ, ठीक है, समझ में आ रहा है? तो ये होता है हाइब्रिडाइजेशन का मतलब। अब इसमें क्या हो रहा है, और कार्बन के लिए ये चीज तो याद रखना, चलो हाइब्रिडाइजेशन नहीं भी याद है तो कम से कम इतना याद रखना कि जहां कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होती है वहां वो sp3 हाइब्रिडाइज होता है, जहां कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड होती है वहां वो sp2 हाइब्रिडाइज होते हैं दोनों कार्बन, और जहां कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है वहां पे कार्बन sp हाइब्रिडाइज। ये एटलीस्ट याद रखना, तो तभी आपको यहां समझ में आया कि मैं यहाँ sp3 और यहाँ sp2 क्यों बोल रहा हूँ। ये वाला कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज है, sp3 हाइब्रिडाइज है क्योंकि हेलो एल्केन्स है ना, ये एल्केन्स में ऑल द कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड, ऑल द कार्बन आर सिंगल बॉन्डेड ना, तो इसलिए ये sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन है और ये sp2, क्योंकि ये तो डबल बॉन्ड बना रहा है ना इसके साथ। क्लियर है? ठीक है, तो ये हाइब्रिडाइजेशन में डिफरेंस होने से क्या फर्क पड़ रहा है लिखना नीचे। देखो, इन हेलो एल्केन्स, ये हाइब्रिडाइजेशन 11th में पढ़े हो आप लोग, केमिकल बॉन्डिंग चैप्टर में। इन हेलो एल्केन द कार्बन atom attached to halogen, the carbon atom attached to halogen is sp3 hybridized, ब्रैकेट में लिखना 25% s कैरेक्टर। sp3 हाइब्रिडाइज का मतलब हो गया, अगर आप चारों ऑर्बिटल में डिवाइड करोगे उस टोटल परसेंटेज को, तो s को 25% ही मिल रहा है, बाकी p का भी 25 है, ओवरऑल p का 75% है। मतलब आप ये बोलना चाह रहे हैं कि उस ऑर्बिटल में p नेचर कितना है और s नेचर कितना है, तो s नेचर उसके पास 25% है और बाकी 3p है, इसलिए उनका 75%। समझ रहे हैं? तो यहाँ पे s कैरेक्टर कम होता है, ठीक है। ओके, आगे लिखना, ब्रैकेट क्लोज करके, सॉरी, while in case of haloarenes the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized। कंप्लीट कर लो सेंटेंस। पिछले वाले सेंटेंस जैसे को लिखना है, वहां पे हम हेलो एल्केन के बारे में लिखे, इन हेलो एल्केन द कार्बन एटम अटैच्ड टू हेलोजन इज sp3 hybridized, while in haloarenes the carbon atom attached to halogen is sp2 hybridized, ब्रैकेट में 33.2p है ना, उनको भी तो बराबर बटेगा, हाँ, तो 2p को मिला के अब तीन लोग के बीच में 100 को बांटोगे तो 33.33 आएगा तीनों के पास, ठीक है।
ब्रैकेट में 33.33% एस कैरेक्टर, ठीक है, ब्रैकेट क्लोज कर दो, फुल स्टॉप। The sp2 hybridized carbon, the sp2 hybridized carbon, the sp2 hybridized carbon with greater s character, the sp2 hybridized carbon with greater s character, the sp2 hybridized carbon with greater s character is more electronegative, is more electronegative, is more electronegative। और अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज्यादा होल्ड करके रखेगा, है ना, मतलब CCl बॉन्ड ज्यादा इसकी तरफ टिल्टेड रहेगी, इलेक्ट्रॉन पेयर सी की तरफ, ये वाले सी की तरफ, कौन से सी की तरफ, sp2 वाले की तरफ, ठीक है। तो विद अ ग्रेटर s कैरेक्टर इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव and can hold the and can hold the electron pair, can hold the electron pair of C bond X, of C bond X, electron pair of C bond X, मैं बॉन्ड बोल रहा हूं मतलब बॉन्ड बनाना है, ठीक है, C bond X more tightly, more tightly, more tightly than sp3 hybridized carbon, then sp3 hybridized carbon with less s character, with less s character, with less s character। इससे तो बॉन्ड लेंथ छोटी हो जाती है ना sp2 में, मतलब डबल बॉन्ड छोटी होती है ना, सिंगल बॉन्ड बड़ी होती है, डबल बॉन्ड छोटी, ट्रिपल बॉन्ड और छोटी। अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूँ ना, सबसे बड़ी आपकी बॉन्ड लेंथ सिंगल बॉन्ड की होती है, फिर डबल बॉन्ड होती है और सबसे छोटी ट्रिपल बॉन्ड होती है। तो इसके छोटे होने का कारण ये भी है ना कि sp2 हाइब्रिडाइज के कारण ये जो कार्बन है वो इलेक्ट्रॉन पेयर को होल्ड करके रखेगा, पास रख के रखेगा क्लोरीन को, तो छोटी हो जाएगी बॉन्ड। थर्ड लिखना, थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, ये सेकंड हुआ, सेकंड रीजन, दो और रीजन लिखते हैं, थर्ड लिखना, because of the possible repulsion, because of the possible repulsion, because of the possible repulsion, comma, it is less likely for the electron rich nucleophile, it is less likely, less likely का मतलब क्या होता है, प्रोबेबिलिटी कम, it is less likely for the electron rich nucleophile, it is less likely for the electron rich nucleophile। हमने इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाया था, हम देखा ना कि जगह जगह पे नेगेटिव चार्जेस आ रहे हैं, तो अगर ये न्यूक्लियोफाइल उस तरफ ही अप्रोच करा तो ये तो रिपेल खा जाएगा। ऑर्थो पोजीशन पे एक जगह नेगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रक्चर में पैरा पोजीशन पे नेगेटिव चार्ज है, एक स्ट्रक्चर पे वापस ऑर्थो पे नेगेटिव चार्ज है। अगर इन जगहों से अगर आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करता भी है सब्स्टिट्यूशन करने के लिए, तो ये नेगेटिव चार्ज आपके नेगेटिवली चार्ज न्यूक्लियोफाइल को रिपेल कर देगा। पार्शियल न्यूक्लियोफाइल में तो जरूरी नहीं पार्शियल चार्ज, फुल नेगेटिव भी हो सकता है। आप OH नेगेटिव तो फुल नेगेटिव ही है ना, फुली नेगेटिव रहेगा, पार्शियल क्यों रहेगा? देखो पार्शियल तो तब होता है जब आप बोलो कि वो बॉन्ड बना के भी है, जैसे आप बोलते हो ना HCl में Cl का पार्शियल नेगेटिव है, इसका पार्शियल पॉजिटिव है, जब तक वो बॉन्डेड है, और जैसी बॉन्ड टूटेगी ऑब्वियस सी बात है ये इलेक्ट्रॉन लेके निकल जाएगा बिकॉज ऑफ मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, तब तो उसको पूरा फुल नेगेटिव चार्ज मिलेगा और ये बेचारा फुल पॉजिटिव के साथ है, समझ गए? तो पार्शियल नेगेटिव बॉन्ड में ही रहता है, ठीक है, ओके। तो it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes, it is less likely for the electron rich nucleophile to approach electron rich arenes, ठीक है, रिपल्शन हो जाएगा। हाँ, पार्शियल
क्यों होगा? क्लोरीन के पास फिर इलेक्ट्रॉन का नहीं समझा मैं। नेगेटिव चार्ज को शिफ्ट करके बाहर हाँ हाँ ठीक है। फिर वहां जब जीरो पर जाएगा तो क्या करेंगे? नहीं बट उसके तो ये रेजोनेंस तो हमेशा चलता रहेगा उनका, ये नेगेटिव चार्ज तो आपके पूरे रिंग में घूमते ही रहेंगे, तो एनी टाइम आपके न्यूट्रोफिल को रिपेल करेंगे। अगर आपको बैठाना भी है तो फिर वही आपको ड्रास्टिक कंडीशन देनी पड़ेगी, जैसे कि आप आज हम बात करने वाले हैं। पहले तो अपन ये लिख रहे हैं कि क्यों नहीं हो सकता, और फिर करवाना है तो कंडीशंस थोड़ी हमें ड्रास्टिक देनी पड़ेगी, टेम्परेचर प्रेशर, तो उस केस में आप करवा सकते हो मैच हाई एनर्जी देके इन द फॉर्म ऑफ टेम्परेचर। ठीक है, चलो लास्ट पॉइंट लिखना, लास्ट रीजन why nucleophilic substitution in haloarenes is less reactive than haloalkanes। ठीक है, ये क्वेश्चन आ सकता है। लास्ट पॉइंट लिखो, instability of phenyl cation, instability of phenyl cation। instability of phenyl cation। देखो हेलो एल्केन्स में हमने देखा था कि अगर एक 3 डिग्री कार्बोकैटायन बनता है, हाइड्रोजन निकलने के बाद ये बन रहा था SN SN2 SN1 मैकेनिज्म में, क्या SN2 तो बैक अटैक वाला था ना, स्टेरिक हिंड्रेंस था वहां पे। यहाँ पे क्या था SN1 में, पहले स्टेप में आपका ये ब्रेक होगा इनटू इट्स कार्बोकैटायन एंड हालाइड आयन। जब ये कार्बोकैटायन बनता है तो ये स्टेबल रहता है बिकॉज हाइपर कंजुगेशन। ठीक है, क्योंकि इसके पास हाइड्रोजन है। देखो हाइपर कंजुगेशन भी ना एक तरह का रेजोनेंस ही है, बट उसे अपन नो बॉन्ड रेजोनेंस बोलते हैं। नो बॉन्ड क्यों बोल रहे हैं, क्योंकि इसका जो हाइड्रोजन है, देखो मैं बताता हूँ क्या होता है। कई बार ये हाइपर कंजुगेशन बोलता रहता है, बाकी लोग मुंह देखते रहते हैं क्या बोल रहा है भाई, ठीक है। तो देखो ये आपका इसी को बनाया वापस से। अब क्या है ना, ये वाला हाइड्रोजन जो है ना, ये अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसको दे देगा, पर खुद भागेगा नहीं, खुद वहां पे ना H पॉजिटिव बन के खड़ा रहेगा। इसको कहते हैं नो बॉन्ड रेजोनेंस। ऐसे ये भी कर सकता है, ऐसा ये भी कर सकता है, तो इसके 3 स्ट्रक्चर तो इसके कारण ही पॉसिबल। ऐसा ये भी है और ऐसा ये भी, तो इसके आप 9 स्ट्रक्चर बना सकते हो। समझ रहे हो, इसी को हाइपर कॉन्जुगेशन बोलते हैं। इसके कारण भी स्टेबिलिटी बढ़ती है इनकी, जैसे रेजोनेंस से स्टेबिलिटी बढ़ती है ना, जितने ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाएगा ना कोई, उतना ज्यादा वो पर्टिकुलर कंपाउंड स्टेबल है। मैंने एक बार बताया था कि ये बहरूपिया टाइप के होते हैं ना, मतलब दे कैन आइदर बी इन दिस स्टेट और इन अनदर स्टेट, पर वो स्टेबल रह लेते हैं, अपनी जिंदगी जी लेते हैं इस फॉर्म में या इस फॉर्म में या इस फॉर्म में, इस फॉर्म में। तो वैसे नहीं रहते ना रेजोनेंस, असली में तो समझा नहीं, वो तो रेजोनेंस हाइब्रिड में रहते। हाँ रेजोनेंस हाइब्रिड में रहते हैं, बट they can acquire any of the structure during their life, मतलब during their span of time। ठीक है, तो इसलिए ये स्टेबल रहते हैं, ये ऐसा रह सकते हैं। समझ लो मैं क्या बोल रहा हूँ, है ना। बट यही चीज अगर मैं एक बेंजीन रिंग में करूँ कि यहाँ का क्लोरीन मैं निकाल दूं और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज मिल जाए और वो बन जाए आपका फिनिल कैटायन, तो अब फिनिल कैटायन में रेजोनेंस नहीं हो पाएगा। इसमें तो रेजोनेंस हो रहा था इसलिए ये स्टेबल था, बट इसमें ये है एरोमेटिक। ठीक है, बट इस पे रेजोनेंस नहीं है इसलिए ये अनस्टेबल। मतलब ये जैसे आपने चलो कुछ करके इसको तोड़ भी दिया, पर ये ऐसा रह ही नहीं पाएगा। ये फिर से जैसे क्लोरीन भगता रहेगा ना, इससे निकल के ये फिर से जाके उसको अटैक करेगा, मतलब ये अनस्टेबल है। ये हमेशा वापस क्लोरीन को ढूंढेगा, कहाँ चला गया, वापस उसको लेके क्लोरोबेंजीन बना लूंगा। मतलब आप चाहोगे भी कि इसको मैं सब्स्टिट्यूशन करा के इसकी जगह OH बैठाऊं, तो आप नहीं कर पाओगे बिकॉज ऑफ इट्स अनस्टेबिलिटी, इंस्टेबिलिटी। क्लियर है? जैसा कि गैस का बोला था, वो तो क्वासी एरोमेटिक है या फिर वो एरोमेटिक क्वासी भी नहीं, वो फुल्ली एरोमेटिक है, मैं मानता हूं उस चीज को। हाँ बट तो ज्यादा स्टेबल ना, ऐसा कुछ नहीं है, जब तक ये रेजोनेंस नहीं शो करेगा ना, ये स्टेबल नहीं है। आप देखो, आप ये खुद सोच के देखो कि ये कार्बन में से एक हाइड्रोजन हट गया या एक क्लोरीन हट गया, अब इसकी तो एक बॉन्ड वैसे भी कम है ना। अब वो बॉन्ड फुलफिल हो जाती है अगर ये रेजोनेंस कर पाते तो, बट ये रेजोनेंस भी नहीं कर पा रहे, मतलब ये पॉजिटिव चार्ज कोई स्टेबलाइज ही नहीं कर पा रहा है। कोई नेगेटिव आता है इसको स्टेबलाइज कर रहे तो ये न्यूट्रल हो जाता। समझ रहे हैं? बट OH आएगा तो हाँ तभी तो वो अपन करेंगे ना, और उसकी वो कब होगा जब आप Cl को तोड़ पाओगे ड्रास्टिक कंडीशन देके।
तब OH, हाँ फिर वो OH अटैच हो जाएगा, तब स्टेबल हो जाएगा, तब बनेगा फिनॉल। आज हम बनाएंगे फिनॉल इसी से, क्लोरोबेंजीन से, पर थोड़ी कंडीशन को ड्रास्टिक लेंगे। ठीक है, चलो हेडिंग वही डाल दो अभी। अच्छा, इसमें कुछ लिखे नहीं हो ना, एक लाइन लिखो इसमें, इन केस ऑफ हेलो अरीन्स, इन केस ऑफ हेलो अरीन्स, हेडिंग वही था, इंस्टेबिलिटी ऑफ फिनिल कैटायन, उसमें अपन लिख रहे हैं इन केस ऑफ हेलो अरीन्स द फिनिल कैटायन फॉर्म्ड, फिनिल कैटायन फॉर्म्ड will not be stabilized by, will not be stabilized by, will not be stabilized by resonance, will not be stabilized by resonance। जैसे ये stabilized है resonance के कारण, no bond resonance, hyperconjugation, no bond resonance is another name for hyperconjugation। ठीक है, बट ये stabilize नहीं हो पा रहा, ठीक है, इसलिए इसमें SN1 हो पा रहा था, इसमें SN1 नहीं हो पाएगा। ठीक है, तो इसका सिग्नल कैटायन का बना सकते हो, बस वही बेंजीन रिंग में ऊपर पॉजिटिव चार्ज लगाना है और कुछ नहीं कर रहा। ठीक है, will not be stabilized by resonance and therefore SN1 mechanism is ruled out, and therefore SN1 mechanism is ruled out, is ruled out। चलो अब हेड डालना, इसी में प्रॉपर्टी, कोई प्रॉपर्टी चल रही है अपनी, है ना, पर पहले अपन लिख दिए कि थोड़े लेस रिएक्टिव है, क्यों है लिख दिए, पर रिएक्टिव तो है, तो उसका एक रिएक्शन लिख लेते हैं, लिख लो, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप, रिप्लेसमेंट बाय हाइड्रोक्सिल ग्रुप। हाइफन डाल के लिखो, क्लोरोबेंजीन कैन बी कन्वर्टेड इनटू फिनॉल, फिनॉल समझते हैं ना, chlorobenzene can be converted into phenol, chlorobenzene can be converted into phenol by heating in aqueous sodium hydroxide, by heating in aqueous sodium hydroxide। वहां भी हम OH का रिप्लेसमेंट के लिए aqueous KOH लेते थे, aqueous KOH भी ले सकते हैं। यहाँ पे OH चाहिए ना हमें, अगर मैं OH का रिप्लेसमेंट चाह रहा हूं, मतलब Cl की जगह OH बैठाना है, तो OH कहीं से आना चाहिए ना, समझ रहे हैं, तो वहां अपन aqueous KOH या aqueous NaOH यूज करते थे, aqueous KCl यूज करूंगा तो CN आएगा, समझ रहे हैं ना, वो अपन हेलो एल्केन का सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो जैसे वहां पे OH के लिए अपन NaOH या KOH ले रहे थे, aqueous वाला, अल्कोहलिक वाला नहीं, अल्कोहलिक वाला तो एलिमिनेशन रिएक्शन शो कर देगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन। ठीक है, तो इसलिए aqueous NaOH at a temperature of, at a temperature of, at a temperature of 623 Kelvin, 623 Kelvin and a pressure of 300 atm, and a pressure of 300 atm। ठीक है, रिएक्शन लिख लो, बनाना, क्लोरोबेंजीन बनाओ, सभी क्लोरोबेंजीन बना लो, बनाइए सब क्लोरोबेंजीन। डबल बॉन्ड लगा रहे हो भी अल्टरनेट पोजीशन पे, डबल बॉन्ड लगाना भूल गए मतलब वो क्लोरोहेक्सेन हो जाएगा, फिर क्लोरोहेक्सेन और बेंजीन में यही तो डिफरेंस है ना। ठीक है, एरो बनाना, बड़ा सा एरो बनाओ, ऊपर लिख लो NaOH, एरो के ऊपर NaOH, कॉमा 623 केल्विन, कॉमा 300 atm प्रेशर। ऊपर जो लिखे हैं ना सेंटेंस फॉर्म में, उसी को इक्वेशन की फॉर्म में लिख रहे हैं, रिएक्शन। ठीक है, और नीचे H पॉजिटिव भी लिख देना, एक्वस के कारण H पॉजिटिव भी आएगा, एसिडिक बोल सकते हैं अपन, एसिडिक मीडियम। अब बना लो फिनॉल, Cl रिप्लेस हो जाएगा और Cl की जगह कौन आ जाएगा, OH, इसी को फिनॉल बोलते हैं ना।
ठीक है, तो ये हो गया ड्रास्टिक कंडीशन में रिप्लेसमेंट ऑफ Cl बाय OH। ये ड्रास्टिक कंडीशन हमें हेलो अल्केन में नहीं लेनी पड़ रही थी। हेलो अल्केन में कोई भी इस टाइप की कंडीशन, बिना किसी कंडीशन के हेलो अल्केन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो कर रहे थे। और इनको क्यों ड्रास्टिक कंडीशन लग रही है, इसका 4 रीजन अपन पीछे लिख चुके हैं, समझ रहे हैं? उनको रिएक्शन कराने के लिए इस टाइप की कंडीशन देनी पड़ती है। ठीक है, तो बेसिकली हो क्या रहा है, अपन एक रीजन बीच में लिखे ना कि नेगेटिव चार्जेस आपके रिंग में ट्रैवल कर रहे हैं, इसके कारण रिपल्शन हो सकता है। ठीक है ना, ये वाला रीजन। अगर कुछ ऐसा करे कि ये नेगेटिव चार्ज कोई स्टेबलाइज कर दे, कोई ऐसा स्पीशीज जो इस ऑर्थो में आया हुआ नेगेटिव चार्ज या पैरा में आया हुआ नेगेटिव चार्ज या फिर से ऑर्थो में आया हुआ नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज कर दे, तो हम इस इफेक्ट को थोड़ा कम कर सकते हैं, हम ड्रास्टिक कंडीशन को भी थोड़ा कम कर सकते हैं। अभी तो हमने सिर्फ क्लोरोबेंजीन लिया है, इसलिए ड्रास्टिक कंडीशन है 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। इस ड्रास्टिक कंडीशन को कम करने के लिए ना हम एक ऐसा ग्रुप लगाने वाले हैं जो कि एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, क्योंकि क्लोरीन तो खुद अपना एक इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है, तो उससे तो कुछ हो नहीं रहा है, उससे तो उल्टा इंस्टेबिलिटी क्रिएट हो रही है, राइट? तो ऐसा ग्रुप चाहिए जो क्लोरीन के ऑपोजिट काम करे, यानी कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉ करे। इलेक्ट्रॉन क्या करे? विथड्रॉ करे, मतलब ये खुद इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है रिंग में, तब तो ये रिंग में जा रहा है ना इलेक्ट्रॉन। लास्ट क्लास में डिस्कस किए थे ना कि क्लोरीन के पास इंडक्टिव इफेक्ट भी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन खींचेगा, बट रेजोनेंस इफेक्ट भी है जिसके कारण वो इलेक्ट्रॉन दे रहा है, और उसी कारण आपका इलेक्ट्रॉन इधर इधर और इधर ज्यादा दिख रहा है, जिसके कारण रिपल्शन भी हो रहा है आने वाले न्यूक्लियोफाइल को। तो उस नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करने के लिए, न्यूट्रल करने के लिए मैं एक ऐसा स्पीशीज लगाऊंगा जो कि इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप होगा, और नाइट्रो इज द बेस्ट इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप। नाइट्रो एक अच्छा इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप है। ठीक है, तो देखो यहां लगाए तो अब ड्रास्टिक कंडीशन थोड़ी सी कम हो जाएगी। एक लाइन लिखना, फिर अपन ये स्ट्रक्चर को भी समझेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है। एक लाइन लिखना नीचे, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, द प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन withdrawing group, the presence of electron withdrawing group at ortho and para positions, मेटा क्यों नहीं? क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो मेटा में ऐसे भी नहीं जा रहा है, तो वहां तो जरूरत भी नहीं है, समझ रहे? तो मेटा में नाइट्रो को लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा, बट ऑर्थो में लगाओगे या पैरा में लगाओगे तो वो नेगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेगा और आपकी रिएक्टिविटी बढ़ जाएगी। रिएक्टिविटी किसकी बढ़ेगी? हेलो अरीन्स। समझ रहे मैं क्या बोल रहा हूँ? मतलब कंडीशन थोड़ी कम ड्रास्टिक लेंगे। ज्यादा ड्रास्टिक क्यों लिए थे? क्योंकि वो कम रिएक्टिव थे, उनको रिएक्शन कराने के लिए उस टाइप की कंडीशन लेनी पड़ी ना। अब अगर उनकी रिएक्टिविटी बढ़ रही है तो मैं ड्रास्टिक कंडीशन को कम कर सकता हूँ। समझ रहे क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो लिखो at ortho and para position increases the reactivity of haloarenes, increases the reactivity of haloarenes, increases the reactivity of haloarenes। तो एक रिएक्शन इसके भी लिख लेते हैं वापस वही। अब क्लोरोबेंजीन मत लेना, क्लोरोबेंजीन तो लोगे, साथ में पैरा पोजीशन पे नाइट्रो लगा दो, ये वाला, ये वाला स्ट्रक्चर बना। ठीक है, अभी ये नाइट्रो को ऐसे ब्रेक मत करना, NO2 ही लिख लो। समझ रहे हो क्या बोल रहा हूँ? बना लिए सब? अब फिर एरो देना, एरो में NaOH तो लिखोगे, नीचे H पॉजिटिव भी लिखोगे, बस अब टेम्परेचर थोड़ा कम रखेंगे। ठीक है, टेम्परेचर कम करके करेंगे 443 केल्विन, 443 केल्विन। ठीक है, प्रेशर भी पूरा कम कर दिया, अपन नॉर्मल प्रेशर में करवा रहे रिएक्शन को, और टेम्परेचर अभी भी थोड़ा हाई है, 443 केल्विन मतलब हाई है। ठीक है, तो रिएक्शन आगे बढ़ाओ, प्रेशर नहीं देगा, कम ड्रास्टिक होगी ना पहले से कंडीशन। तो अब प्रोडक्ट क्या बनेगा? नाइट्रो तो अपनी जगह रहेगा, ऊपर Cl की जगह OH आ जाएगा। बना लो। ठीक है, 4 नाइट्रोफिनॉल ना, क्या होगा इसका नाम? 4 नाइट्रोफिनॉल।
क्योंकि अगर आप इसको देखोगे तो ये आपका फर्स्ट पोजीशन है, 2 3 4 में नाइट्रो, ये वाला सॉरी जो लास्ट बन रहा है ना, ये बना है ना, ये वाला OH ऊपर Cl की जगह OH आ गया है और नाइट्रो जो नीचे है ही, इसी का नाम बोल रहा हूँ मैं 4 नाइट्रो, ये फोर्थ पोजीशन पे नाइट्रो है फिनॉल। ठीक है, एक और नीचे करो। अभी तो क्या हुआ, अपन ने नाइट्रो एक ही जगह लगाया ना, यहाँ पे पैरा में। अगर ऑर्थो में भी लगा दूं तो मतलब यहाँ भी और यहाँ भी दोनों जगह, तो ड्रास्टिक कंडीशन और कम हो जाएगी, क्योंकि अब दो लोग मिलकर न्यूट्रलाइज कर रहे हैं ना इलेक्ट्रॉन को। अभी तो क्या है, जैसे देखो पैरा वाले नेगेटिव चार्ज को तो ये न्यूट्रलाइज कर देगा। व्हाट अबाउट ऑर्थो पोजीशन? ऑर्थो पोजीशन में तो अभी भी इंस्टेबिलिटी है, ये एक्टिविटी तो हाँ अभी भी कम है। तो अब अपन यहाँ पे भी एक नाइट्रो ग्रुप लगा देते हैं। तो एक रिएक्शन और लिखना, Cl तो रहेगा वहां पे जहां पे है पहले से, अब 2 पे भी और एक 4 पे भी, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल, इसको DNP बोलते हैं, डाइनाइट्रोफिनॉल। ये तो खैर बनेगा, सॉरी आखिरी प्रोडक्ट बनेगा। अभी जो बना रहे हैं वो क्या रहेगा, यहाँ पे एक नाइट्रो, यहाँ पे एक नाइट्रो और ये क्लोरीन। ठीक है, तो वहाँ पे और हाँ लगा सकते हैं, वहां पे भी लगा सकते हैं, और कंडीशन कम ड्रास्टिक होगा। ठीक है, एरो बनाओ, NaOH तो रहेगा, NaOH तो चाहिए ना, ये तो OH कहां से आएगा, OH चाहिए तो NaOH या KOH तो लेना ही पड़ेगा ना, उन्हीं से तो OH निकल के आएगा बाहर। ठीक है, और कंडीशन को कम ड्रास्टिक करके अब टेम्परेचर कम कर देना 368 केल्विन, 368 केल्विन, और जो आप बोल रहे हो उसके लिए टेम्परेचर 323 केल्विन। मतलब तीनों जगह नाइट्रो। कितनी पोजीशन, कितनी ऑर्थो पोजीशन होती है, 2 ऑर्थो पोजीशन होती है और एक पैरा होती है, तीनों जगह नाइट्रो लगा दो तो कंडीशन और कम हो जाएगी ड्रास्टिक, 323 केल्विन में रिएक्शन हो जाएगा। ठीक है, प्रोडक्ट बना लो, क्या बनेगा, हाँ हाँ ये H+ की नहीं जरूरत है, कम हो जाएगा, कंडीशंस कम हो रही है। ठीक है, तो NO2 आपका फोर्थ पोजीशन पे, सॉरी सेकंड पोजीशन पे रहेगा और ऊपर आ जाएगा आपका OH, और फोर्थ पे तो है सेकंड और फोर्थ पे। तो अब बनेगा DNP, DNP का मतलब डाइनाइट्रोफिनॉल, 2,4 डाइनाइट्रोफिनॉल। ठीक है, जुड़ कैसे है? जुड़ कैसे? मतलब नाइट्रेशन कराओ ना, क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन से यही तो बन रहा था, कल लास्ट क्लास में पढ़े तो थे, हाँ NO2 जोड़ता है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन तो हुआ है। हाँ यही पूछ रहा है ना कि मतलब यहाँ पे नाइट्रो कहां से आया, तो आप क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करवा दो, एक आपको, हाँ ये मेजर बनेगा है ना, पैरा पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएगा या ऑर्थो पोजीशन पे नाइट्रो आ जाएगा, तो हम पढ़ चुके हैं लास्ट में। ठीक है, चलिए ओके, नेक्स्ट टाइम में लिखना, एक वो भी लिख लो तीनों वाला, फिर भी रिएक्शन लिख लो। अब कहाँ का नाइट्रो लगाएंगे, दोनों ऑर्थो में, यहाँ पे और एक पैरा में, और अब टेम्परेचर 323 केल्विन कर देना। 323 केल्विन मतलब बहुत कम हो गया ना, 50 डिग्री हो गया, 50 डिग्री होगा ना, डिग्री सेल्सियस या 323 केल्विन, और आपका प्रोडक्ट बन जाएगा 246, है ना, ट्राई नाइट्रोफिनॉल। समझ रहे हैं क्या, तो एक्चुअली देखो अगर आप तीनों का देखोगे ना, नाइट्रो एट पैरा, नाइट्रो एट ऑर्थो एंड नाइट्रो एट मेटा। पहले पैरा का देख लेते हैं, देखो ये आपका नाइट्रो पैरा पोजीशन पे है ना, इलेक्ट्रॉन तो वैसे ही घूमेगा, ऑर्थो में जाएगा, पैरा में जाएगा, फिर ये वाला ऑर्थो में जाएगा, और ये इसके रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है विथ नाइट्रो। तो जब इलेक्ट्रॉन यहाँ पहुंचेगा ना, इस तरफ यहाँ पे, तो वो इस पोजीशन पे तो एटलीस्ट नाइट्रो उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। समझ रहे, मतलब यहाँ पे फिर उस समय आपका कोई OH जो है वो आराम से अटैक कर सकता है Cl के पास, मतलब ये नेगेटिव चार्ज इस OH को रिपेल नहीं करेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी इसके साथ आके
इस N पॉजिटिव के साथ वो स्टेबलाइज हो जाएगा। तो ये नेगेटिव चार्ज उस समय पे OH को रिपेल नहीं करेगा, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जब वो इस रूप में रहेगा तब वो OH आके Cl को अटैक कर सकता है, सब्स्टिट्यूट कर सकता है। समझ रहे हैं? यही चीज ना आपके ऑर्थो पोजीशन पे भी होगी, क्योंकि नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो में भी जा रहा है। तो जब नेगेटिव चार्ज यहां रहेगा, इट विल बी न्यूट्रलाइज्ड बाय दिस पॉजिटिव चार्ज ऑन नाइट्रोजन, और उस केस में आपका OH फिर से आके यहाँ पे अटैक कर सकता है। ठीक है, बट मेटा में मैं अगर लगाता हूँ नाइट्रो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेटा में तो नेगेटिव चार्ज वैसे भी नहीं आ रहा। नेगेटिव चार्ज तो ऑर्थो और पैरा में है। ये नाइट्रो यहाँ क्या कर रहा है? ये स्टेबलाइज करने आया है। तो यहाँ क्या कर रहा है? तुम यहाँ या यहाँ जाओ, यहाँ बैठ के क्या कर रहे हो? यहाँ तो बैठ के कोई काम नहीं होगा ना उसका। तो इसलिए मेटा पोजिशन पे कंडीशंस ड्रास्टिक जैसे पहले थी वैसी रहेगी। कौन सी पहले? जो हमने सिंपल क्लोरोबेंजीन किया था, इसकी कंडीशन और इसकी कंडीशन कराने के लिए सेम, मतलब सेम ड्रास्टिक कंडीशन देना पड़ेगा, 623 केल्विन एंड 300 atm प्रेशर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो क्वेश्चन अब इसमें से कैसे बनता है क्वेश्चन कि व्हाई यू थिंक कि ऑर्थो एंड पैरा में रिएक्शन कम ड्रास्टिक हो गया बट मेटा में ऐसा नहीं। समझ में आ रहा है क्वेश्चन? इसका आंसर लिख लेते हैं अपन। पहले ये लाइन लिखते हैं अपन कि द इफेक्ट इज pronounced when, pronounced मतलब हमें इफेक्ट दिखेगा। नाइट्रो लगाने का मतलब तभी है जब ऑर्थो और पैरा में लगा, मेटा में। ठीक है, और वैसे भी क्लोरीन तो मेटा में लगाएगा भी नहीं। क्लोरीन का अगर आप रिएक्शन करवाओगे भी ना, नाइट्रेशन कराओगे भी, तो मेटा वाला तो बनता ही नहीं है, ऑर्थो और पैरा ही बनेगा। ठीक है, ओके। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन, अच्छा तो फिर कैसे बनाएंगे अपन मेटा पोजीशन पे नाइट्रो अगर नहीं बनता है तो? कौन सा? क्लोरीन ना। हाँ, मैं तो बोल रहा हूँ, पर ये मैं बनाया ना, मैं ये चीज तो अपन लिखे है ना कि ऐसा बनता है, ये बनता है, बट क्लोरोबेंजीन ये नहीं बना पाएगा। कौन बनाएगा? दूसरा हैलोजन और क्लोरीन में क्या अंतर है? दोनों ही तो इलेक्ट्रॉन डोनेट ही करेंगे ना रिंग को, और दोनों के कारण यहाँ पे नेगेटिव चार्ज कभी आएगा ही नहीं। मेरा क्वेश्चन आपको समझ रहे हो? ये कंपाउंड क्लोरोबेंजीन नहीं बना सकता, पर ये कंपाउंड नाइट्रोबेंजीन को बना सकता है। आपको तो समझ में, देखो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, ध्यान से समझ रहा हूँ, एकदम मैं बेसिक से उठा रहा हूँ वापस से। क्लोरोबेंजीन क्या करता है ना, अपना इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें घुमाता है, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ और यहाँ घूमता है, जिसके कारण आने वाला नाइट्रो ग्रुप या तो ऑर्थो में जाएगा, या तो पैरा में जाएगा, या तो ऑर्थो में जाएगा। एग्री? मेटा में तो जाएगा नहीं। तो फिर ये कैसे बनेगा? नहीं, ये बनेगा कैसे मैं बता रहा हूँ। अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लेता हूं, ध्यान देना, अगर मैं नाइट्रोबेंजीन लेता हूं तो नाइट्रो ग्रुप एक इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग ग्रुप, जिसके कारण अभी जहां जहां नेगेटिव चार्ज दिखा ना आपको क्लोरीन के साथ, वहां पॉजिटिव चार्ज रहेगा। मैं इसका भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर नहीं बना रहा हूं, कंफ्यूज हो। हाँ, तो मतलब अब आने वाला इलेक्ट्रोफाइल, लेट्स से Cl नेगेटिव, सॉरी Cl पॉजिटिव, ये इधर तो नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, इधर भी नहीं जाएगा, तो अब इसके पास क्या पोजीशन खाली बची है? तो ये अगर Cl में यहां लग जाता है तो ये और ये सेम तो है, दिस एंड दिस आर सेम। समझ गए? मतलब अगर मेटा में नाइट्रो को बैठाना है तो पहले नाइट्रोबेंजीन बनाएंगे, फिर क्लोरीनेशन करेंगे। आप समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, और अगर नाइट्रो को ऑर्थो पैरा में बैठाना है तो पहले क्लोरीनेशन करेंगे बेंजीन का, फिर क्लोरोबेंजीन का नाइट्रेशन करेंगे। ये सब कब काम आएगा पता है? जब अपन कन्वर्जन करेंगे। कि पहले क्या बनाओगे? अगर आपको दिया है बेंजीन से बनाओ ये वाला, तो पहले आप बेंजीन का नाइट्रेशन करोगे और फिर नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन करोगे। समझ रहे हैं? दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दोनों ही इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। पहले बेंजीन को नाइट्रेशन करोगे तो नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा,
और फिर उस नाइट्रोबेंजीन का क्लोरीनेशन करोगे तो मेटा पोजीशन पे क्लोरीन आ जाएगा, समझ रहे हैं? तो नाइट्रो इज अ मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, क्लोरीन इज अ ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप। हमें क्लियर? ऐसे जितने भी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होते हैं ना, सारे हैलोजेंस इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स होंगे, वो ऑर्थो पैरा में ही जाने देंगे इलेक्ट्रोफाइल को, वो मेटा में नहीं बैठने देंगे। और ऐसे ग्रुप जो इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेंगे रिंग से, क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन दे रहा है ना बेचारे रिंग को, ये उल्टा करेंगे, ये इलेक्ट्रॉन ले लेंगे, समझ रहे? यहां डबल बॉन्ड बन रही थी इसके इलेक्ट्रॉन के कारण, बट यहां डबल बॉन्ड बनेगी इसके इलेक्ट्रॉन के कारण, रिंग के इलेक्ट्रॉन के कारण। तो ऑब्वियसली बात है जब ये इधर चला जाएगा ना तो बेचारा ये इसको देख के इधर आ जाएगा, समझ रहे? और जब इधर से आपका इलेक्ट्रॉन गया है तो पॉजिटिव चार्ज यहां आ जाएगा, हमें क्लियर? जब इलेक्ट्रॉन आ रहा था इसके पास तो नेगेटिव चार्ज आया ना, और जब इलेक्ट्रॉन जा रहा है इससे तो पॉजिटिव चार्ज आएगा, हमें क्लियर? पक्का 100%? वही चलो, द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन नाइट्रो ग्रुप इज इंट्रोड्यूस्ड, नॉट जस्ट नाइट्रो, ठीक है, कोई भी इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप आ सकता है इसकी जगह। द इफेक्ट इज प्रोनाउंस्ड व्हेन नाइट्रो ग्रुप यानी कि NO2 group is introduced at ortho and para position, at ortho and para positions is introduced at ortho and para positions, full stop. However, no effect on reactivity, no effect on reactivity, however, no effect on reactivity of haloarenes, नाइट्रो एक्चुअली हेलोअरीन्स के लिए एक वो बन के आया ना, मसीहा बन के आया नाइट्रो ग्रुप। क्यों मसीहा बन के आया? क्योंकि वो बेचारे रिएक्ट नहीं कर पा रहे थे, ये आया उनको हेल्प किया भी रिएक्ट कराने में। नहीं, ये तो Cl को हटाने में कितना ज्यादा टेम्परेचर प्रेशर लग रहा था ना, ये नाइट्रो ग्रुप मसीहा बन के आया उनके लिए, ठीक है। बट मसीहा भी जिन जगह पे रहना चाहिए वही रहना चाहिए ना, मतलब ऑर्थो और पैरा में, ये तो मेटा में कोई मतलब नहीं है, ठीक है। एक वाला फोटो देखो अभी व्हाट्सएप में चलता है, एक आदमी कुएं के अंदर है, दूसरा आदमी उसको बचाना चाह रहा है, तो कुएं में ऐसा गेट के मतलब ऊपर में उसका ऐसा हाथ दे रहा है, और जहां वो लेटा है ना वहां पे बहुत सारी सीढ़ियां पड़ी है, उसमें ऐसा लिखा हुआ है कि जो मदद करना चाहते हैं दिल से वो करेंगे, और जो नहीं करना चाहते वो ऐसा आपको बस दिखावा करेंगे। अब वो नीचे अंदर वाले आदमी को तो लग रहा है भैया मेरा इतना अच्छा दोस्त है, ये मेरे को बचा रहा है कुएं के अंदर से मेरे को निकाल के, इसको क्या पता कि बाहर सीढ़ी लगी है, वो सीढ़ी से नहीं यूज कर रहा है। ये क्या बोल रहा हूँ, तो मेटा पोजीशन पे नाइट्रो वही वाला दोस्त, क्योंकि वहां रह के उसकी कुछ मदद तो नहीं कर पा रहा है ना वो, समझ रहे हैं? ऑर्थो और पैरा में जब नाइट्रो आया तो उसकी मदद किया, ड्रास्टिक कंडीशन कम हुई, आराम से OH ऐड हो रहा था। बट जब नाइट्रो पोजीशन मेटा पे था तो कोई फर्क नहीं पड़ा, जैसे वो क्लोरोबेंजीन था वैसे ही 1 2 3 नाइट्रो क्लोरोबेंजीन भी वैसे ही काम करेगा, ठीक है। हाँ, क्या लिखे? हाउएवर नो इफेक्ट ऑन रिएक्टिविटी ऑफ हेलोअरीन्स इज ऑब्जर्व्ड by the presence of NO2 at meta position। NO2 के ब्रैकेट में ना EWG लिख देना, NO2 के ब्रैकेट में EWG का मतलब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ठीक है। However, no effect on reactivity of haloarenes is observed by the presence of NO2 at meta position। क्लियर है? रीजन लिखना फुल स्टॉप डाल के। The presence of nitro group at O and P positions, the presence of nitro group the presence of nitro group at O and P positions यानी ortho and para positions withdraws the electron density, withdraw the
electron density from the benzene ring, from the benzene ring, from the benzene ring. तो समझ में आया? हाँ, इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी अभी बहुत ज्यादा थी ना, अपन वो लिखे ना कि रिपल्शन क्यों हो रहा है, बिकॉज दैट इलेक्ट्रॉन जो आपका न्यूक्लियोफाइल आ रहा है वो खुद नेगेटिव चार्ज है, और अगर बेंजीन में भी बहुत सारा नेगेटिव चार्ज रहेगा तो वो तो आते आते रिपेल करके वापस चला जाएगा, तो उस केस में उसके नेगेटिव चार्ज को वो विड्रॉ करके मतलब उसकी रिएक्टिविटी को बढ़ा रहा है कि हाँ इस पोजीशन पे तुम आ सकते हो, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी सी कम होगी। हाँ मतलब डेंसिटी कम करने से कॉम्प्लिकेशंस नहीं नहीं, इको रेजोनेंस ही चल रहा है ना, अगला स्ट्रक्चर वापस वो नेगेटिव चार्ज वहां चला जाएगा, उस पोजीशन में जब आएगा ना तब वो डेंसिटी कम करेगा, नॉट एट ऑल पोजीशंस। सिर्फ ऑर्थो और पैरा में जब नेगेटिव चार्जेस आएंगे तब वहां पे वो पर्टिकुलर ग्रुप डेंसिटी कम करेगा इलेक्ट्रॉन की, ताकि OH ग्रुप आसानी से आ सके उससे। ठीक है, हाँ डन। क्या लिखिए, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम द बेंजीन रिंग एंड thus facilitates the attack of nucleophile. Facilitates मतलब इजी करेगा, हेल्प करेगा, हाँ सपोर्ट करेगा, and thus facilitates the attack of nucleophile on haloarenes, on haloarenes. While in case of meta, while in case of meta, facilitates the attack of nucleophile, facilitates the attack of nucleophile on haloarene. एक तरह का ये कवर फायर दे रहा है, नहीं पीछे से कवर फायर दे रहा है ताकि हमारे जवान बच सके। ऐसे याद रखना, और क्या है हंसना लगा, ऐसे याद रहेगा कि तो फिर उस समय बोलोगे कैसे याद रखना है, हाँ सर बताए तो बोस वाला एग्जांपल, वो वाला एग्जांपल तो याद रहेगा। हाँ हाँ क्या लिखे, while in case of meta none of the resonating structures, none of the resonating structures, none of the resonating structures, पर ये सब लिखना नहीं एग्जाम में ना, वो कवर फायर दे रहा है। हाँ, while in the case of meta none of the resonating structure bears the negative charge, समझ में नहीं आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा तुझे पक्का, समझ क्यों नहीं रहा? हाँ, none of the resonating structure bear the negative charge, bear the negative charge on carbon atom, on carbon atom bearing the nitro group, bearing the nitro group। इसको पूरा रीड करो एक बार, while in से लेके पूरा समझ में आ रहा है क्या? While in case of meta none of the resonating structures bear the negative charge on carbon atom bearing the nitro group, क्योंकि नाइट्रो ग्रुप मेटा में है, और जब क्लोरोबेंजीन का रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनता है तो नेगेटिव चार्ज मेटा में कभी नहीं आता, ऑर्थो और पैरा में घूमता है। ठीक है, हाँ ठीक है, चलो ये हो गया आपका पूरा हेलो अल्केन्स, हेलो अरीन्स, इनका प्रॉपर्टीज, प्रिपरेशन, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टीज। ठीक है, नेक्स्ट हेड डालना, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स, पॉली हैलोजन कंपाउंड्स। इसका मैं नोट्स दे दूं क्या, थोड़ा थ्योरी, जैसे कि अपन अभी तक तो CH3Cl पढ़े हैं ना, ये मोनो हैलोजन है, एक ही हैलोजन है इसमें, वैसे ही CH2Cl2, CHCl3 and CCl4, these are polyhalogen compounds। ये भी प्रिपरेशन हम बस इसी का पढ़े, मोनो हैलोजन कैसे बनाना अपन यही पढ़े, हमने कहीं पे भी डाई ट्राई टेट्रा क्लोरो नहीं बनाया है। दो बार रिएक्ट कर देंगे कोई तो
हाँ ये बनाए हैं, हाँ वो एक ही रिएक्शन से बन रहा है ना, हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होगा, क्योंकि उसके बाद तो वो हेलो एल्केन बन जाएगा ना। OH दिया है, हाँ तो अपन HCl लेंगे। अब प्रिपरेशन हो जाएगा। यहाँ ये टॉपिक क्या पढ़ना है अपन को इनके यूजेस पढ़ना, इसका बोल रहा हूँ कि तुरंत थेरेपी करना। जैसे आप लोग को मैंने लास्ट क्लास में बोला था क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, जिसको अपन फ्रियॉन्स बोलते हैं, दे आर कलेक्टिवली नोन एज फ्रियॉन्स। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स क्या होते हैं, ये हमारे रेफ्रिजरेंट्स, एयर कंडीशनर्स, है ना, इन सब में यूज होते हैं, थे, अभी नहीं होते। वो भी क्यों थे, क्योंकि उनके कारण ओजोन डिप्लीट हो रहा था। अराउंड अबाउट 1980s में डिसाइड किया गया कि अब जो भी कंपनीज एसी मैन्युफैक्चर करेंगी, रेफ्रिजरेटर्स मैन्युफैक्चर करेंगी, दे विल नॉट यूज फ्रियॉन्स, वो क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स यूज नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है? देखिए बिकॉज दिस, ये जो फ्रियॉन्स निकलते हैं ना, आपका जो CFC निकल रहा है क्लोरोफ्लोरोकार्बन, ये बाहर आके डिकम्पोज नहीं हो रहा है, इट इज जस्ट लाइक अ नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट, पर ये हवा में, तो ये आपके स्ट्रेटोस्फीयर तक जा रहा है, जहाँ पे ओजोन लेयर है। ओजोन लेयर नहीं है स्ट्रेटोस्फीयर में, एटमॉस्फेयर की एक लेयर है स्ट्रेटोस्फीयर, आयनोस्फीयर, इस टाइप की लेयर्स होती है, वहाँ पे स्ट्रेटोस्फीयर में आपका ओजोन लेयर है, उसको जाके ये खत्म कर रहा है, O3 को ब्रेक करके O2 और O बना रहा है। तो जस्ट टू अवॉइड दैट आजकल ये फ्रियॉन्स यूज नहीं होते हैं, ठीक है। उसी में अपन ये भी पढ़ेंगे DDT। DDT भी एक तरह का पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड है, फुल फॉर्म या इसके ये कभी सुने? फुल फॉर्म छोड़ो, क्या होता है ये, क्या है ये DDT, क्या है? हैं? क्या बात कर रहा है? मैं इस पर वो नहीं पूछ रहा हूँ। अरे DDT क्या होता है, कैसे कर रहे हो? 10th में नहीं पढ़े आप लोग DDT? तो क्या बोलते हैं उसको यार? पेस्टिसाइड्स। क्या बोलते हैं? ये क्या है? एक पेस्टिसाइड का एग्जांपल है। नहीं सुना पेस्टिसाइड क्या होता है? पेस्टिसाइड पेस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपन DDT छिड़कते हैं ना फील्ड में, वो DDT है ये। और 10th में कहाँ पढ़ेंगे मैं DDT, वही बताता हूँ आप लोग को। एक चैप्टर था आप लोग का बायो में, एनवायरमेंट करके, उसमें एक टॉपिक था बायोमैग्निफिकेशन। बायोमैग्निफिकेशन में क्या होता था कि एक, सुनो ना, DDT मैंने डाला जमीन पे अपने प्लांट को बचाने के लिए, पानी गिरा, ये पानी धूल मतलब मिट्टी के साथ बह के चला गया किसी वाटर बॉडीज में, वो वाटर बॉडीज में मछलियां थी, वो मछलियों ने DDT खाया, उन मछलियों को आपने खाया, आपको किसी और ने खाया, फूड चेन। तो अल्टीमेटली वो जो ऊपर आसमान में जो बर्ड उड़ रहा है ना, ईगल, उसके पेट में DDT चला गया। बेचारा वो तो कभी नीचे आया ही नहीं था जमीन में, वो पेड़ के पास, पर तब भी वो DDT, क्योंकि ये एक तरह का नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, डिग्रेड नहीं हुआ, तो ये हायर ऑर्गेनिज्म में ट्रैवल करने लगा। इसी प्रोसेस को बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं, ठीक है। और फॉर्मूला वही है जो तू बोल रहा है, 2,2-bis, है ना। क्या है इसका फुल फॉर्म? क्या है? डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। इथेन इसका वो है मतलब पेरेंट। क्या इसका वो कैसा बनना चाहिए स्ट्रक्चर? देखो, इथेन है मतलब ये दो कार्बन तो रहेगा, डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरो इथेन। अब क्या है ना, इसमें एक फिनिल बोल रहा है ना, डाइफिनिल, एक ऐसा फिनिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ, और एक फिनिल ग्रुप लगा हुआ है यहाँ पे, और दोनों सिर्फ फिनिल नहीं है, उनमें क्लोरो भी है, ऐसा कुछ, राइट। डाइक्लोरो डाइफिनिल, ट्राइक्लोरो इथेन बोल रहा हूँ। अब ये तो पूरा हो गया ना बॉन्ड, और हाँ इधर आएगा, ठीक है। ये है आपका DDT का फॉर्मूला। एक आध नंबर के क्वेश्चन में पूछ सकता है व्हाट इज DDT, ठीक है। या राइट द फॉर्मूला ऑफ DDT। फुल फॉर्म डाइक्लोरो डाइइथिल ट्राइक्लोरो इथेन, ठीक है। और ये उसका स्ट्रक्चर और हमारा, तो वो पैराग्राफ में वही सब लिखा हुआ है कि DDT का काम क्या है, पेस्टिसाइड की तरह यूज करते हैं, एक तरह का पॉली हाइड्रोजन कंपाउंड, ठीक है। इसका मैं नोट शेयर कर दूंगा आपको। पॉली क्लोरल, जैसे CCl3 अपन इसके लिए बनाए ना हेलो एल्केन्स में, वैसे वो बेंजीन वाला। हाँ, प्रिपरेशन दिया है क्या आप लोग की बुक में?
ठीक है, फिर प्रिपरेशन पढ़ना पड़ेगा। नहीं सर रिएक्शन कुछ नहीं दिया है, वही वो तो स्ट्रक्चर बना ठीक है। तो लीडी का स्ट्रक्चर है, ठीक है। कुछ पिछले क्लास वाले ना वो देख लेते हैं कन्वर्जन्स, है ना। निकाल लो एक बार क्या क्या कुछ बनाए हो क्या, क्वेश्चंस तो देख लो कम से कम। कितने दिया था मैंने? 10 थे, तो उसमें से 4 एक क्लास और लेंगे अपन, जो एनसीईआरटी क्वेश्चंस बच गए ना उसको करने के लिए। बट उसके पहले आप लोग एक बार चैप्टर पूरा रिवाइज करके आओगे, तभी मजा आएगा वो क्वेश्चंस बनाने में, ठीक है। अभी मैं 2-4 कन्वर्जन उस दिन जो दिया था होमवर्क को डिस्कस कर रहा हूँ अभी, ठीक है। बट नेक्स्ट क्लास में आने से पहले अभी जितना भी चैप्टर पढ़े पूरा रिवाइज करेंगे। क्या क्या पढ़े हैं? प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन, प्रिपरेशन ऑफ हेलो अरीन्स, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो अरीन्स, ये 4 चीज पढ़ते हो बस। फिजिकल प्रॉपर्टी अभी छोड़ दो, पर रिएक्शंस जितने भी है इस चैप्टर में ना सब पढ़ते हैं एक बार, ठीक है। क्या था पहला कन्वर्जन? पहला नहीं दिया, बताना मुझे कौन सा दिया था। इथेन टू, पहला वाला नहीं दिया था मैं उस दिन, पहला वाला नहीं दिया था। इथेन टू ब्रोमो, ब्रोमो इथीन है कि क्या है? इथेन टू ब्रोमो इथीन, है ना। आपके पास गिवन है इथेन और आपको इसके साथ वेरियस रिएक्शंस करने हैं और अल्टीमेटली इसको कन्वर्ट करना है किसमें? ब्रोमो इथीन, समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कैसे करेंगे अपन? तो Br2 से रिएक्ट करेंगे सनलाइट में, ठीक है, तो क्या मिलेगा? KOH से रिएक्ट करेंगे फिर डबल बॉन्ड हो जाएगा, फिर वापस Br। देखो हमें इथेन से हेलो एल्केन बनाना आता है, ये हमने पढ़ा है। एक प्रिपरेशन है हेलो एल्केन का फ्रॉम एल्केन, जिसमें अपन इथेन लेंगे, साथ में ब्रोमीन लेंगे, क्योंकि ब्रोमीन लगाना है इसलिए मैं ब्रोमीन ले रहा हूँ, ठीक है। तो मुझे क्या मिलेगा? CH3 CH2, दिस इज ब्रोमो। ऐसा आप क्लोरोइथेन भी बना सकते हो, कुछ भी बना सकते हो, राइट। इसमें हमने, क्योंकि मुझे डबल बॉन्ड चाहिए था, इथीन मतलब डबल बॉन्ड है, राइट। अब ये एक हेलो एल्केन बन चुका है। देखो जब तक आप हेलो एल्केन बना रहे हो ना, ये रिएक्शन आपको प्रिपरेशन में मिलेगा, प्रिपरेशन ऑफ हेलो एल्केन। अब आप हेलो एल्केन का रिएक्शन करवा रहे हो, मतलब ये उसकी प्रॉपर्टी में मिलेगा, समझ रहे हैं। जब तक हेलो एल्केन प्रोडक्ट साइड में मतलब वो प्रिपरेशन है, और जहां हेलो एल्केन रिएक्टेंट साइड में आ गया मतलब वो प्रॉपर्टी। तो यहाँ आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी एल्कोहलिक KOH के साथ, क्या होने वाला है इसमें? एलिमिनेशन होगा, H और Br, इधर से Br और इधर का H, और क्या बन जाएगा? इथीन। क्या बनेगा? क्या बोल रहा है? यहां से Br निकला, यहां से H निकला, एक ही यहाँ 2H बचा ना, और यहाँ भी 2H बचा। अब कार्बन अपनी 4-4 बॉन्ड तो करेगा ना, तो वो सिग्नल को डबल कर लिया, यहाँ तो क्लियर, ठीक है। तो ये स्टेप में आपका बन गया इथीन, ठीक है। अब एक रिएक्शन है हमारा Br2 का इन प्रेजेंस ऑफ CCl4। फिर अपन आ रहे हैं अपने प्रिपरेशन में, यहाँ पे कोई भी एडिशन कर सकते हैं, मार्कोनिकॉफ, एंटी मार्कोनिकॉफ, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये आपका एक सिमेट्रिकल एल्कीन है। ये आपका CH2, यहाँ बॉन्ड हट जाएगी और एक Br यहाँ, एक Br, ऐसा कुछ बनेगा। हाँ, फिर वापस एलिमिनेशन करोगे तो एक हाइड्रोजन यहां से, Br यहां से, समझ रहे? अल्कोहलिक KOH, तो ये हो जाएगा आपका, कौन सा ब्रोमीन हटाना है? ये हटाना है, ये दोनों ही अल्फा है, दोनों ही बीटा भी है। अगर आप इसको अल्फा बोलोगे तो इसके लिए ये बीटा है, और अगर इसको अल्फा, क्योंकि दोनों में हाइड्रोजन लगा है ना,
हम अल्फा कार्बन किसको बोल रहे थे? द कार्बन विद द हैलोजन इज अल्फा कार्बन। अब यहाँ पे तो दोनों कार्बन में ही अल्फा है, तो दोनों अल्फा, सॉरी दोनों कार्बन में ही हैलोजन है, तो दोनों को अल्फा बोल सकते हैं। और बीटा किसको बोला था हमने? अल्फा के बगल वाले। तो ये अल्फा का बगल यही है और ये भी अल्फा का बगल ये है, मतलब दोनों बीटा भी हो सकते हैं, दोनों अल्फा भी हो सकते हैं, है ना क्लियर? तो यहाँ से अल्फा निकालोगे, मतलब इसको लोगे तो यहाँ से बी आर और यहाँ से एच, तो क्या बन जाएगा? H2C डबल बॉन्ड CH Br। दिस इज ब्रोमोइथीन। तो दो ही रिएक्शन किया हमने, दो नहीं तीन रिएक्शन किए हैं। एक एल्केन का हेलोजिनेशन, सेकेंड रिएक्शन एलिमिनेशन, थर्ड रिएक्शन ये एल्कीन के साथ हेलोजिनेशन। और तो रिपीट है ना, पूरी काउंट कर रहा हूं, इससे तीन ही बोलो। एल्केन का हेलोजिनेशन, एल्कीन का हेलोजिनेशन, एलिमिनेशन, लास्ट में एलिमिनेशन एक बार। 4 स्टेप में बनाएंगे, समझ रहे? नोट डाउन करो। ये आपका वो जो दिया था उस क्वेश्चन का सेकंड पार्ट है ना, सेकंड क्वेश्चन है ना, इसको नोट करो। फिर कौन सा क्वेश्चन था उसका? थर्ड वाला। प्रोपीन टू 1 नाइट्रो प्रोपीन, ठीक है। ये तो 2 स्टेप में है। हाँ सर, दो रिएक्शन। देखो ना इसको, देखिए सबका हो गया, जल्दी करो। मैं नहीं बोल रहा हूँ कि एक बार में बन जाएगी, पर रिएक्शंस याद रहेंगे ना तो अपन ट्राई कर सकते हैं। बोलो आगे। अगला क्वेश्चन क्या था? प्रोपीन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन, प्रोपीन टू 1 नाइट्रोप्रोपेन। अब ध्यान देना, यहाँ पे सिंपल है, ये सिंपल है, इसके पहले वाले से सिंपल है। क्यों? देखो पहले तो प्रोपीन बनाना आना चाहिए, अगर यही नहीं आता तो अगले क्वेश्चन में बढ़ जाना, ठीक है, टाइम वेस्ट करेगा। ये प्रोपीन, इससे मुझे 1 नाइट्रोप्रोपेन तक जाना है, कार्बन जितने इसमें है उतने चाहिए मुझे, राइट? प्रोपीन से हम हेलो एल्केन तो बना सकते हैं, क्योंकि मुझे नाइट्रो चाहिए, कोई सा भी हाइड्रोजन लेता हूं मैं, लेट अस टेक HC। इससे क्या होगा, ध्यान देना, ये दोनों आपकी डबल बॉन्ड, ठीक है, H और Cl, मार्कोनिकॉफ एडिशन होगा, मार्कोनिकॉफ एडिशन। पर वन चाहिए ना, तो पर आउटसाइड में नहीं, मैं तुमको बताता हूँ, सबको समझ में आएगा। HCl है ना, तो देखो मार्कोनिकॉफ एडिशन में क्या होता है, ध्यान देना। मार्कोनिकॉफ एडिशन में H वहां जाएगा जहां पे H पहले से ज्यादा है और Cl दूसरे कार्बन में होगा। एडिशन तो इन दोनों में ही होना है, डबल बॉन्डेड तो यही दोनों है ना, तो एडिशन रिएक्शन तो इन दोनों में ही होगा। तो अगर मैं मार्कोनिकॉफ करता हूं तो क्या होगा, ध्यान देना। ये तो कुछ नहीं है, ये तो ऐसे टेस्ट रहेगा, इसके साथ कुछ नहीं होने वाला। यहाँ पे आपका आ जाएगा Cl और यहाँ आ जाएगा H, है ना क्लियर? क्या बनेगा? CHCl CH। रुकना तो बता रहा हूं, ये क्लियर है यहाँ तक, है ना? ये क्या बना? 2 क्लोरोप्रोपेन, समझ में आ रहा है? अब अगर मैं नाइट्रो लगाऊं तो यहाँ पे मुझे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन करना पड़ेगा। NO2 आपका एक न्यूक्लियोफाइल है, NO2, वो AgNO2 से आ जाएगा। अपन लिखे ना, टेबल बनाए थे ना, SN1 SN2 के बाद एक टेबल बनाए थे जहाँ पे आपका अलग अलग न्यूक्लियोफाइल का नाम लिखा था, उसमें AgNO2 था एक, उससे NO2 निकल के आ रहा था बाहर, वही NO2 यहाँ पे आ जाएगा, बट उससे तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बन जाएगा, आया ना? ये Cl की जगह अगर नाइट्रो आ जाए तो 2 नाइट्रोप्रोपेन बनेगा ना, बट मुझे क्या बनाना है, 1 नाइट्रोप्रोपेन। मतलब ये एडिशन गलत हुआ, ये उल्टा होना चाहिए। क्या उल्टा? मतलब Cl यहां आना चाहिए, H यहां आना चाहिए। इसलिए मैं मार्कोनिकॉफ ना यूज करके क्या करूंगा, एंटी मार्कोनिकॉफ। समझ रहे हैं? एंटी मार्कोनिकॉफ का पहचान क्या है? परऑक्साइड। अब एरो में परऑक्साइड लेके आगे बढ़ जाओ, ठीक है? हमको यहाँ पे कन्वर्जन में इतनी कंडीशंस नहीं बतानी पड़ती, ना बाई प्रोडक्ट लिखना पड़ता, सिंपल मेन प्रोडक्ट लिखो और आगे बढ़ो, ठीक है? तो क्या बनेगा? CH3 एज इट इज रहेगा, यहाँ हो जाएगा CH2 और यहाँ हो जाएगा CH2। अब ठीक है, अब इसका अपन क्या करा देंगे,
AgNO2 के साथ न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, कौन सा वाला? 2 की 1, जो 1 भाई, ये 1, ये आपका अगर 1 डिग्री है ना, सेकेंडरी कहां से हो गया? 2H से सेकेंडरी बोल दिया क्या? ये 1 डिग्री है ना, दिस इज अ 1 डिग्री हाइलाइट। 1 डिग्री हाइलाइट हमेशा SN2 देगा, आराम से ये NO2 पीछे से अटैक करेगा, भीड़ भाड़ नहीं है ज्यादा, तो आपको SN2 से CH3 CH2 CH2 NO2 मिल जाएगा। दिस इज न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, समझ रहे हैं? ये न्यूक्लियोफाइल कहां से आया है? AgNO2 का जब ब्रेकिंग होगा तो Ag पॉजिटिव और NO2 नेगेटिव, क्लियर है? ये टेबल बनाए हैं अपन न्यूक्लियोफाइल का, उसमें लिखे भी थे कि AgNO2 लोगे तो NO2 से अटैचमेंट होगा, और अगर KNO2 लिए तो O से अटैचमेंट होगा। ठीक है ना? नाइट्रो ग्रुप इज अ एम्बिडेंट ग्रुप, जस्ट लाइक CN, साइनाइड एंड आइसोटोप। तभी मैं बोल रहा हूँ कि अगली क्लास में पढ़ के आना, ऐसे चेहरा नहीं दिखाना लोगों को अपना, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसलिए नेक्स्ट क्लास में पूरा चैप्टर रिवाइज करके आओगे ताकि अगले क्वेश्चन को कुछ समझ में आए क्या हो रहा है। अभी नहीं आ रहा है, कुछ लोग का चेहरा देख के समझ में आ रहा है मुझे कि क्या है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मतलब आप लोग जब ट्यूसडे जाओगे तो सुबह से बैठ के पढ़ना उसको, ठीक है? तब ये बच्चे कुछ क्वेश्चन बताता हूँ मैं। तानिया समझ में आ रहा है? यस सर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में ये चैप्टर पूरा रिवाइज